एक खूबसूरत राजकुमारी, एक बहादुर राजकुमार, शातिर खलनायक, युद्ध, वेश बदलने और हर तरह की चालबाजी व रणनीति में माहिर, जादुई भूल भुलैया और जादू, यही वह दुनिया है जिसमें देवकीनंदन खत्री की चंद्रकला हमें ले जाती है। 1888 में प्रकाशित चंद्रकांता हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसके लेखक देवकीनंदन खत्री हिंदी, फारसी और उर्दू के अलावा संस्कृत और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पारंगत थे। फिर भी उन्होंने इस बोलचाल की हिंदी में लिखना चुना, जिससे यह व्यापक पाठक वर्ग के लिए सुलभ हो गई। लेकिन भाषा से कहीं अधिक फारसी, अरबी दास्तान परंपरा पर आधारित इस उपन्यास ने इसे भारतीय रूप देकर और इसे स्वाभाविक बनाकर हिंदी साहित्य में अय्यार और तीलवाद जैसे फारसी साहित्यिक तत्वों को प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त किया। अय्यार जासूस होते हैं, गुप्त एजेंट जो हर कला में निपुण होते हैं। नशीली दवाओं के उपयोग से लेकर कविता और संगीत, हथियार चलाने और कई कलाओं तक, और लगभग जादुई ढंग से अपना रूप बदल सकते हैं। अपनी अनेक क्षमताओं के अलावा अय्यारों की अपनी एक भाषा भी होती है, जिसका उपयोग वे समय समय पर संवाद करने के लिए करते हैं, जब किसी और को उनकी पहचान जानने की आवश्यकता नहीं होती। खत्री की पुस्तक में तिलिस्म, जो कि फारसी शब्द है, इसका अर्थ है जादू या सम्मोहन, जादुई भूल खत्री की पुस्तक में जादुई भूल भुलैया है, जो महलों और उद्यानों, छिपे हुए खजानों से भरी होती है, विभिन्न जालों और मंत्रों से सुरक्षित होती है, जहां एक गलत कदम प्रवेश करने वाले को या तो नुकसान पहुंचाता है या फंसा लेता है। ऐसी भूल भुलैया जिसे केवल सबसे कुशल ही सुलझा सकते हैं। चंद्रकांता इतनी लोकप्रिय हुई कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दक्षिण भारत के कई लोगों सहित हजारों लोगों ने हिंदी सीखी, क्योंकि वे चंद्रकांता और खत्री के अन्य उपन्यास पढ़ना चाहते थे। चंद्रकांता को कम से कम 3 बार टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया गया, जिसमें 1990 के दशक के मध्य का एक बेहद लोकप्रिय संस्करण भी शामिल है। एक रोमांटिक फंतासी के रूप में वर्णित चंद्रकांता नौगढ़ के राजकुमार बीरेंद्र सिंह की कहानी है, जो पड़ोसी राज्य विजयगढ़ की सुंदर राजकुमारी चंद्रकांता से प्रेम करते हैं। चंद्रकांता भी उनसे प्रेम करती है। बीरेंद्र को उनके मित्र और अय्यार तेज सिंह और उनके बहनोई देवी सिंह का सहायता प्राप्त है, जबकि चंद्रकांता के अय्यार चपला और चंपा हैं। बीरेंद्र और चंद्रकांता के पिता नौगढ़ और विजयगढ़ के शासक कभी घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह की साजिशों के कारण उनके बीच गहरी दुश्मनी है। कुपत का पुत्र दुष्ट क्रूर सिंह चंद्रकांता से विवाह करने और विजयगढ़ की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखता है। जब क्रूर सिंह की योजनाएं विफल हो जाती है, तो वह पड़ोसी राज्य चुनार से मदद मांगने का निर्णय लेता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनार के शासक महाराज शिवदत्त चंद्रकांता पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। राजकुमारी और चपला का शिवदत्त द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन वे बच निकलने में सफल हो जाते हैं और एक जादू के जाल में फंस जाते हैं। बीरेंद्र और उनके साथियों को इस जादू को तोड़ने का तरीका खोजना होगा, और यह जादू के रचयिता द्वारा छोड़ी गई पुस्तिका के बिना संभव नहीं है। हालांकि पात्र और कहानी काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन नौगढ़, विजयगढ़ और चुनार के राज्य उत्तर प्रदेश में वास्तविक स्थान थे और अभी भी हैं, और खत्री इनसे परिचित थे। चंद्रकांता के प्रकाशन से पहले खत्री का जीवन अपने आप में एक उपन्यास के योग्य कहानी है। 1861 में एक धनी परिवार में जन्मे खत्री ने अपना बचपन छोटे कुलीन वर्ग के महलों और दरबारों में बिताया। बाद में अपने पिता, जो एक जौहरी थे, उनके साथ राज परिवार को सोना और आभूषण आपूर्ति करने के व्यवसाय में शामिल हो गए। एक कहानी के अनुसार स्वतंत्र जीवन शैली और प्रचुर धन होने के बावजूद खत्री ने पतंग उड़ाने पर 5,000 रुपये खर्च कर दिए, जिससे उनके पिता नाराज हो गए। बाद में संपर्कों के माध्यम से उन्हें काशी के राजा के दरबार में स्थान मिला और आसपास के जंगलों में खेती करने के ठेके दिए गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक काम शुरू किया, लेकिन उनके एक मित्र ने बाघ को गोली मारकर मार डाला, जिसके कारण उनके ठेके रद्द हो गए और उन्हें अपमानित करके घर भेज दिया गया। इसी समय, जब वे अभी 20 वर्ष के आसपास ही थे, उन्होंने चंद्रकांता का पहला अध्याय लिखा और अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। उनके अनुभव पुस्तक में झलकते हैं। उदाहरण के लिए, जंगलों के उनके वर्णन में पर्वत ढलानों को ढकने वाले घने जंगलों में कई प्रकार के वृक्ष उगते हैं।
सखू, तेंद, विजयसर, सनाई, कोरिया, गो, खाजा, पियार, जिगना, आसन आदि के साथ साथ सैकड़ों परिजात वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये पर्वत दिलचस्प हैं। एक पल आप किसी गांव में होते हैं और अगले ही पल केवल 1 मील दूर आप किसी घने जंगल में पहुंच जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। इन जंगलों में कई प्रकार के जंगली जानवर देखे जा सकते हैं, जिनमें सांभर, बारहसिंघा, चीता, भालू, तेंदुए और बंदर शामिल है, और कभी कभी बाघ भी दिखाई देते हैं। ये पंक्तियाँ आपको पृष्ठ संख्या 55-56 में मिल जाएंगी। तो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण पर भी यही बात लागू होती है। हालांकि प्रत्येक आभूषण का विस्तृत वर्णन करने के बजाय केवल नाम नाम ही दिया गया है, फिर भी खत्री द्वारा चित्रित चित्रों में महिलाओं के समृद्ध वस्त्र और आभूषण जीवंत हो उठते हैं। उदाहरण के लिए चपाला जब भेष बदलकर चुनार जाती है तो उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। काली साड़ी पहने हुए सिर के पीछे बालों की एक चोटी बनी हुई थी, जिसे पीन से टिकाया गया था और उसमें एक छोटा सा सुनहरा फूल लगा हुआ था। माथे पर लाल रंग की गोल बिंदी, कानों में रत्न जड़ित सोने की नाजुक बालियां और नाक में मूंगे की बाली थी। बालों में सोने का टीका, गले में सोने का भारी हार, कलाई पर सोने के कंगन और उनके ऊपर काली चूड़ियां, कमर पर झालरदार सोने का कमरबंद और पैरों में चांदी की पायलें उनके पूरे पहनावे को पूरा कर रही थी। ये वाक्य आपको पृष्ठ संख्या 78 पे मिल जाएगा। हमारी कहानी भले ही वीरेंद्र और चंद्रकांता के प्रेम प्रसंग पर आधारित हो, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रकांता को तिलिस्म में फंसे होने से बचाने पर केंद्रित है, और यहीं से काल्पनिक तत्व अपने चरम पर पहुंचते हैं। अयारी, अयार और तिलिस्म की अवधारणाओं को हिंदी साहित्य में लाकर खत्री इन्हें जादू के दायरे से मानव जगत में लाने का प्रयास करते हैं। अयारों के वेश बदलने को मेकअप और जादुई तिलिस्म को यांत्रिक पहियों और तारों से जोड़ते हैं, लेकिन जादू कई तत्वों से बरकरार रहता है। उदाहरण के लिए 6 पत्थर के फूलों का एक समूह जो तेज सिंह को तिलवाद को सुलझाने के दौरान प्राप्त होते हैं, जिनमें असाधारण गुण होते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति के पानी में फूल रखा गया हो उसे पीने से वह बेहोश होने से सुरक्षित हो जाता है, भूख को दूर करता है, थकान को खत्म करता है इत्यादि। हालांकि कुछ सबसे जीवंत दृश्य तब देखने को मिलते हैं जब चंद्रकांता और चपला अलग अलग तिलिस्म में फंस जाते हैं। जब चंद्रकांता और चपला शिवदत्त से बच निकलते हैं तो चपला चंद्रकांता से जंगल में मिले एक खंडहर हवेली में इंतजार करने के लिए कहती है, जबकि वह खाने के लिए कुछ फल ढूंढती है। यहाँ चंद्रकांता खोजबीन शुरू करती है और पत्थर के बगुले सहित कई मूर्तियां पाती है। चंद्रकांता इन मूर्तियों से नहीं डरती, क्योंकि चपाला ने उसे बताया था कि यहाँ केवल छल कपट है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। हालांकि वह मूर्ति के आधार पर एक पत्थर की पटिया पर रख देती है, जिससे एक जाल सक्रिय हो जाता है। चपाला हालांकि अयारा होने के कारण अधिक जागरूक और सावधान था, फिर भी एक और जाल में फंस गया और अंततः एक विशाल पत्थर के सर्प द्वारा निगल लिया गया। इस उपन्यास में एक और पहलू जो उभर कर सामने आता है, हालांकि इसमें वीर राजकुमार और फंसी हुई राजकुमारी की कुछ हद तक प्रचलित कहानियां हैं, वह यह है कि अयारों में भी महिलाएं उतनी ही कुशल और बुद्धिमान दिखाई देती है, न केवल संकट में फंसी राजकुमारियां जो बचाव का प्रतीक्षा कर रही हो। चंद्रकांता की अयारे चपला और चंपा तेज और प्रतिभाशाली है और उन्हें अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम दिखाया गया है। जब शिवदत्त द्वारा तेज सिंह को चुनार में फंसाकर कैद कर लिया जाता है तो चपला ही अपनी बुद्धिमत्ता और अयारी का उपयोग करके अकेले ही उसे बचाती है। बाद में चंपा लापता चंद्रकांता और चपला की तलाश में अकेले निकल पड़ती है और गुलाम व्यापारियों के चंगुल में फंस जाती है। वह न केवल बिना किसी बाहरी मदद के बच निकलती है, बल्कि राजकुमार वीरेंद्र और उनकी अयारों द्वारा विजयगढ़ लौटने के लिए कहे जाने पर दृढ़ता से इनकार कर देती है, यह कहते हुए कि वह अपना ख्याल रखने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि अयार और अयारा दोनों ही असाधारण प्रतिभाओं और पुस्तक के साधारण पात्रों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान है, फिर भी उन्हें पूरी कहानी में मानवीय रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। चाहे वह तेज सिंह हो या चंपा या कोई भी अन्य अयार या अयारा, कोई भी अचूक नहीं है और वे अक्सर जाल में फंस जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। जो लोग राजकुमार वीरेंद्र की तरह अयार या अयारा नहीं है, वे बेशक पहले वालों की तुलना में अधिक बार ऐसा करते हैं, भले ही उन्हें चेतावनी दी गई हो। लेकिन चंद्रकांता समेत साधारण पात्र भी पाठक को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि खत्री ने अपने कुछ पात्रों को जो नाम दिए हैं वे उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। जैसे वीरेंद्र, बहादुर या नेक, तेज, तेज या फिर हम फुर्तीला कह सकते हैं, क्रूर, और कुपथ, कुपथ का अर्थ हो गया गुमराह। खत्री अपनी कहानी में फारसी साहित्य और दास्तान परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, साथ ही उर्दू से मिलती जुलती भाषा का भी उपयोग करते हैं, लेकिन कहानी का परिवेश और सांस्कृतिक वातावरण पूरी तरह से भारतीय बल्कि हिंदू है। जाति और मर्यादा से जुड़े मुद्दे अक्सर सामने आते हैं, चाहे वह शिवदत्त के अय्यारों द्वारा महाराज सुरेंद्र सिंह को मादक पदार्थ देकर अपहरण करने की योजना हो, लेकिन वे केवल एक ब्राह्मण को रसोइया के वेश में भेज सकते हैं ताकि उनकी जाति न छिन जाए, या तेज का चपला से विवाह केवल इसलिए कर पाना क्योंकि वह उसी जाति का है। ये उदाहरण और जातिगत रीति रिवाजों और परंपराओं का महत्व इस बात की गवाही देती है कि जातिगत पहचान और मान्यताएं कितनी गहराई और दृढ़ता से स्थापित थी। इस पुस्तक में हम कुछ खामियां भी देख सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका स्पष्ट रूप से इस्लाम विरोधी रुख, जिसे पुस्तक में दास्तान शैली और फारसी साहित्य की अवधारणाओं या उर्दू शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में देखना स्वाभाविक है। हालांकि कहानी के दो मुख्य खलनायक क्रूर सिंह और शिवदत्त निस्संदेह हिंदू हैं और उन्हें न केवल धूर्त बल्कि बेईमान और अविश्वसनीय दिखाया गया है, लेकिन सभी मुस्लिम पात्र स्वाभाविक रूप से नकारात्मक, नैतिकताहीन और अविश्वसनीय है। जैसा कि मैंने जिस संस्करण को पढ़ा उसके अनुवादक ने अपनी प्रस्तावना में बताया है, उन्हें अन्य अपराधियों की तुलना में कहीं अधिक कठोर दंड दिया गया है, कोड़े मारने से लेकर मृत्यु दंड तक। इस प्रकार जिसे जातीय अलगाव कहा गया है वह मौजूद है, जबकि इस समय तक भारत में इस्लाम 1000 वर्षों से अधिक समय से मौजूद था। यह संभवतः उस समय की राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रतिबिंब है। तो चंद्रकांता जब पहली बार प्रकाशित हुई थी तब धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रमाण इसके अनेक उतार चढ़ावों और जटिल कथानक एवं संरचना में मिलता है, जिसमें हर मोड़ पर हमारे साहसी पात्रों के सामने नई समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। हालांकि अधिकांश पहलू अंत में सहजता से जुड़ जाते हैं और हमें कुछ ऐसे खुलासे देते हैं जिनकी हमने शायद उम्मीद नहीं की थी। फिर भी कुछ तत्व, जैसे कि बिल्कुल अंतिम भाग में खलनायकों के एक नए समूह का परिचय, कथानक के लिए अनावश्यक प्रतीत होते हैं। फिर भी इसकी समस्याओं के बावजूद चंद्रकांता हमें रोमांच, जादू और आश्चर्य की एक आकर्षक कहानी प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवंत वर्णन है जो आज भी किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। धन्यवाद।